Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UN report on Xinjiang province of China, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले देखते हैं ये जिनजियांग प्रोविंस किस रीजन में है चाइना की. सो इफ़ यू सी दिस चाइनाज जोग्राफी, आपको पता चलेगा कि जो चाइना का ईस्टर्न रीजन है, ये वाला पार्ट, ज़्यादातर जो चाइना की सेटलमेंट है वो इसी रीजन में है. तो वास्ट पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज सेटल्ड इन दिस रीजन ओनली, और इस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है. बीच में वास्ट डेजर्ट्स हैं चाइना के. फिर वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एक प्रोविंस है चाइना का जो है जिनजियांग प्रोविंस. जिनजियांग प्रोविंस में जो एथनिक कम्युनिटी यहाँ मेजॉरिटी जिनकी पॉपुलेशन है उनका नाम है वीगर मुस्लिम्स. सो दीज वीगर मुस्लिम्स पॉलिटिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा से है नहीं. ये जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो इस साइड में रहती है, इन्हीं का पॉलिटिकली भी इनका डोमिनेंस ज़्यादा है. और ये कम्युनिटी कही जाती है हान एथनिक कम्युनिटी, जबकि ये वीगर मुस्लिम्स जो हैं दे आर पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड, एंड दैट इज़ वाई मैनी अ टाइम्स दे कीप ऑन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट फॉर देयर political and economic development. Sometimes secessionist या insurgent tendencies are also seen amongst these Uyghur Muslims. तो इस एरिया में जिनजियांग प्रोविंस में जो वीगर मुस्लिम्स हैं, इनके अंदर सेक्सेशनिस्ट या फिर जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ हैं उनको कर्ब करने के लिए चाइना ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिनमें कुछ स्टेप्स ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना ने यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे कई सारे डिटेंशन कैंप्स बना दिए हैं. कहता है कि चाइना की सरकार कहती है कि हम इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि ये अपने लाइफ में इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएँ. बट अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कहता है कि इन द नेम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, चाइना की सरकार ने यहाँ पे एक डिटेंशन कैंप जैसा बना रखा है जहाँ पे इन लोगों को फोर्सफुली रखा जाता है और जहाँ पे इनको अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को चेंज करने के लिए मजबूर किया जाता है. इनका ब्रेन वॉश किया जाता है इन फेवर ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो ये जो डिटेंशन सेंटर्स हैं और ये जो वोकेशनल सेंटर्स हैं, दे आर नो लेस दैन डिटेंशन सेंटर. ऐसा यूएन का ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है हाल फिलहाल में. वो कहता है, एंड दैट इज़ हाउ इट रिक्वेस्ट द वर्ल्ड कंट्रीज़ to do something. It requests all the members of United Nations to do something about the humanitarian aid of Uyghur Muslims of Xinjiang province of China. अभी इंडिया के लिए कैसी बात हो सकती, कैसे इसका हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एनी प्रेशर बाय चाइना with respect to Jammu and Kashmir or human rights issues in Jammu and Kashmir or overall India could be retaliated by India by raising the issues of Uyghur Muslims in Xinjiang province on the basis of a recently released UN report. तो अब तो UN की एक रिपोर्ट भी आ गई है, उसके बेसिस पे हम चाइना को क्रिटिसाइज़ करते और कर सकते हैं और हम उसको प्रेशराइज़ कर सकते हैं हमारे खिलाफ अगर वो ह्यूमन राइट इशूज़ को रेज करता है तो एट एनी इंटरनेशनल फोरम्स. अभी ज़रा देखते हैं कि आखिर चाइना इन माइनॉरिटीज़ को क्यों लिमिट करना चाहता है, इनको क्यों सप्रेस करता है. तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी जो एथनिसिटी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द चाइना. तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं दे आर मेनली, अगर कल्चरली बात किया जाए तो दे आर कजाक्स और किर्गीज़, यानी कि एसेंशियली दे आर टर्किश मुस्लिम्स. सो कल्चरली, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम चाइनाज डोमिनेंट मेन पॉपुलेशन दैट इज़ हान एथनिक ग्रुप. और चाइना के अंदर
जब 1966 से लेकर के 1976 तक कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया गया था, वहाँ पे ये जिनजियांग प्रोविंस के रहने वाले जो वीगर मुस्लिम्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो ज़रा पहले समझते हैं कि ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चाइना का था क्या। ये मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कल्चरल रिवॉल्यूशन इन चाइना। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि मार्क्स ने जिस रिवॉल्यूशन की बात की थी, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, उसी तरह के मोर और लेस रिवॉल्यूशन की बात करते हैं माओ ज़ेडुंग, हु इज़ द फर्स्ट प्रीमियर और द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट केम इनटू एस्टैब्लिशमेंट इन 1949। लेकिन माओ ज़ेडुंग का जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लेकर के ओपिनियन है वो थोड़ा सा अंतर अलग है फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ मार्क्स। मार्क्स के हिसाब से रिवॉल्यूशन विल कम स्पॉन्टेनियसली, अपने आप आएगा, उसको कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। माओ बिलीव्ड ही रिवॉल्यूशन मस्ट बी लेड बाय अ लीडर। मार्क्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो वर्कर क्लास है, जो प्रॉपर्टी लेस क्लास है, वही रिवॉल्यूशन ला सकता है। जिसके पास भी प्रॉपर्टी है कम या ज़्यादा, वो रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता। तो पीजेंट क्लास जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वो रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते। लेकिन मार्क्स की सोच अलग थी, क्योंकि मार्क्स जहाँ रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे चाइना में, वहाँ पे ज़्यादातर पीजेंट क्लास थे, दे वर हैविंग लैंड होल्डिंग्स। तो वैसे हालात में माओ जहाँ पे चाइना में रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, जब ज़्यादातर वहाँ पे पीजेंट क्लास है, तो नेचुरली माओ को मार्क्स के रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ा कि ये पीजेंट क्लास जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड होल्डिंग्स हैं, दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक जो मुख्य अंतर माओ और मार्क्स के रिवॉल्यूशन के आइडिया में है वो ये है कि मार्क्स के हिसाब से रिवॉल्यूशन बस एक ही बार आएगा और सिस्टम बदल जाएगा, जबकि माओ के हिसाब से, माओ ज़ेडुंग के हिसाब से रिवॉल्यूशन को बार बार लाना होगा, कुछ कुछ टाइम पे रिवॉल्यूशन को लाते रहना होगा। इसको पर्जिंग या सफाई जिसको हिंदी में कहते हैं, करते रहने की ज़रूरत है। उसी तरीके का एक रिवॉल्यूशन लाया उन्होंने 1966 से लेकर के 1976 तक, जिसको नाम दिया गया कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन में किया क्या गया कि देखिए 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में आ गई, माओ ज़ेडुंग उसके लीडर थे। तो 1949 से लेकर के 1966 तक लगभग 17 साल तक माओ ज़ेडुंग जब पावर में रहे, उसके बाद माओ ज़ेडुंग ने कैंपेन शुरू किया, 100 फ्लावर्स कैंपेन। 100 फ्लावर्स कैंपेन का मतलब ये था, ये सिंबॉलिक बातें हैं कि जिन लोगों का भी ओपिनियन या आइडियोलॉजी मुझसे अलग है, उन फ्लावर्स को भी ब्लूम करने की या होने की पूरी आज़ादी है। मतलब जिन लोगों की सोच विचारधारा मुझसे अलग है या हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अलग है, वो लोग भी अपनी विचारधारा को लेकर के सामने आएँ और एक्सप्रेस करें, क्योंकि अब रिवॉल्यूशन हो चुका है 1949 में और अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब अलग अलग आइडियाज़ को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने गवर्नेंस सिस्टम में। और इस तरीके से पहले तो माओ और उनके सपोर्टर्स ने, जो उनके एडवर्सरीज़ हैं या ओपोनेंट लीडर्स हैं, उनको इनकरेज किया अपने आइडियाज़ को रखने का। और जब सारे ओपोनेंट सामने आने लगे धीरे धीरे माओ के इस 100 फ्लावर्स कैंपेन में भरोसा रखते हुए कि माओ इज़ विलिंग टू इनकॉर्पोरेट डाइवर्स ओपिनियन इन पॉलिसी मेकिंग, जब सारे ओपोनेंट लीडर्स सामने आ गए, देन ऑल ऑफ द ओपोनेंट लीडर्स वेर सिस्टमेटिकली टारगेटेड एंड किल्ड। तो और फिर माओ ने कहा कि दीज वेयर रैट्स हु वेयर अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन एंड दैट इज़ वाई दे वेर it was important to eliminate them, kill them in order to strengthen the communist culture in China। और इसीलिए इसको नाम दिया गया कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो माओ ज़ेडुंग के लीडरशिप में आया। ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया, टू स्टैब्लिश द कल्चर ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना, वे जहाँ पे कई सारे कैपिटलिस्ट क्लास या ट्रेडिशनल जो ओपोनेंट्स थे, जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट ओपिनियन रखते थे माओ ज़ेडुंग के, उनको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया गया। और इससे फिर पार्टी जो है वो उनकी स्ट्रेंथन हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और माओ का पोजीशन अनचैलेंजेबल हो गया। अभी इसी दौरान ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है और उसके पहले जो 100 फ्लावर्स कैंपेन है, उस दौरान इस रीजन के जो वीगर मुस्लिम्स हैं, दे प्रोटेस्टेड अ लॉट अगेंस्ट माओ ज़ेडुंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और फिर उनके खिलाफ सिस्टमेटिक फोर्सिंग या एक्सप्लॉयटेशन या पर्जिंग की गई ड्यूरिंग दिस कल्चरल रिवॉल्यूशन दैट फॉलोड आफ्टर दिस 100 फ्लावर्स कैंपेन। तो
तो उसके बाद से ही ये जो दो कम्युनिटी हैं, यहाँ पे वीगर मुस्लिम्स और इधर हान एथनिक ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक तरीके का म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है। और ये जो एथनिक ग्रुप है वीगर मुस्लिम्स, दे इन जनरल डोंट कंसिडर, मोस्ट ऑफ देम डोंट कंसिडर themselves as part of China, and they have that secessionist या insurgent tendencies. The next article is about Perestroika and Glasnost. This topic is important from our syllabus GS paper 1 world history point of view. So world history सिर्फ UPSC के syllabus में है, APSC के syllabus में है नहीं. It is also important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मर यूएसएसआर लीडर मिखाइल गार्बेचोव, इनफैक्ट ही वॉज द लास्ट यूएसएसआर प्रेसिडेंट, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तब तक यही थे, उसके पहले तक यही थे प्रेसिडेंट। बाद में बोरिस येल्सिन आ गए बिल्कुल लास्ट लेग में। तो मिखाइल गार्बेचोव द प्रेसिडेंट, फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट मिखाइल गार्बेचोव हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। अब ये एज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिखाइल गार्बेचोव के बारे में समझते हैं, आखिर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर इनके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है। आप जब मिखाइल गार्बेचोव के बारे में पढ़ेंगे, ये सोवियत यूनियन के आखिरी जो प्रेसिडेंट थे, मतलब इनके ही रिजीम में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और फिर वहाँ से जो कोर कंट्री था रसिया निकल के, और बाकी सारे जो 15 मेंबर कंट्रीज थे सोवियत यूनियन के, वो उससे सेग्रीगेट हो गए। अब मिखाइल गार्बेचोव के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है मिखाइल गार्बेचोव को लेकर के। सम ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज लीडर्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट मिखाइल गार्बेचोव वॉज प्रोमोटर ऑफ पीस एंड ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन एंडिंग द कोल्ड वॉर। ज़्यादातर ये वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ये व्यू रखते हैं, जबकि सम बिलीव कि मिखाइल गार्बेचोव वॉज ए कावर्ड, डरपोक थे जिन्होंने यूएसएसआर के लीडर होकर के भी यूएस के सामने सरेंडर कर दिया, यूएस ब्लॉक के सामने सरेंडर कर दिया। और कोल्ड वॉर तो ख़त्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसएसआर की जो इमेज थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और ये ज़्यादातर ये जो व्यू है रसिया में इसको लोग मानते हैं, खासकर पुतिन के, व्लादिमीर पुतिन जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि मिखाइल गार्बेचोव वॉज ए कावर्ड, जिनके कारण कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को हार का सामना करना पड़ा। तो जो लोग भी मानते हैं कि मिखाइल गार्बेचोव वॉज प्रोमोटर ऑफ पीस, उनका यही कहना है कि देखिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कोल्ड वॉर को ख़त्म करा दिया बिना किसी ब्लड सेड के। तो और इसी कारण से मिखाइल गार्बेचोव को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। मिखाइल गार्बेचोव ने दो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। आखिर क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ? तो बाकी सारे कारण तो हैं ही हैं कि यूएसएसआर इकोनॉमिकली वीक हो रहा था और उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर जो इन्वेड किया यूएसएसआर ने 1979 में, दैट वाज काउंटर्ड बाय यूएस थ्रू द मुजाहिदीन्स ऑफ अफ़गानिस्तान हु वर लेटर नोन एज तालिबान। तो उस कारण से यूएसएसआर ब्लीडेड इकोनॉमिकली अ लॉट। फिर बचा खुचा क्राइसिस, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था, दैट हैपेंड इन यूक्रेन, जो उस टाइम में यूएसएसआर का हिस्सा था, दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू इमेज एज वेल एज इकोनॉमिक लॉस फॉर द यूएसएसआर। तो ये सब कारण तो थे ही, मतलब यूएसएसआर वाज इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग, दैट वाज द रीज़न। लेकिन थोड़े बहुत अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो रहे थे लोगों के अंदर, या बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़ थे अपार्ट फ्रॉम रसिया, वहाँ पे भी डिस्क्वाइट आ रहा था अगेंस्ट द यूएसएसआर ग्रुपिंग। उसी दौरान मिखाइल गार्बेचोव ने दो रिफॉर्म्स लाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इन यूएसएसआर। पहला रिफॉर्म का नाम है ग्लासनॉस्ट। ग्लासनॉस्ट जो रिफॉर्म है, इसको अगर आपको समझना है तो इस पे आप इस ग्लास वर्ड पे फोकस कीजिए। ग्लास इज जनरली व्हाट ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। तो ग्लासनॉस्ट का मेनली मतलब था कि सरकार के काम काज करने के तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ओपननेस लाया जाएगा, जो इन जनरल यूएसएसआर की सरकारों में तब तक नहीं देखा जाता था। उस टाइम तक यूएसएसआर की सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार है, सोशलिस्ट है, तो वो फिर इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं चलती है जितना लिबरल डेमोक्रेटिक जगहों पे सरकारें चलती हैं, जैसे यूएस में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जनता के सामने आपको आना है, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जवाब देना है, हर 5 साल पे इलेक्शन होना है। ऐसा सिस्टम तो यहाँ था नहीं। सो उस तरीके का जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा सिस्टम
मिखाइल गार्बाचोव ने यूएसएसआर में लाने की कोशिश की थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसका नाम दिया गया ग्लासनोस्ट। और दूसरा रिफॉर्म उन्होंने लाया प्रेस्ट्रोइका। प्रेस्ट्रोइका में ही स्ट्रक्चर्ड द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। ही ट्राइड टू रीस्ट्रक्चर, जिसमें ही ट्राइड टू अडॉप्ट सम लिबरल इकोनॉमी एंड लिबरल डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ऑफ द यूएस ब्लॉक। तो ये जो दो रिफॉर्म्स थे, ग्लासनोस्ट और प्रेस्ट्रोइका, दिस वॉज सीन एज ए साइन ऑफ वीकनेस बाई मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज ऑफ यूएसएसआर, कि यूएसएसआर कमज़ोर हो रहा है। देखिए, अब आपको मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। जब आप कमज़ोर होते हैं उस टाइम में कभी कभार आपको मजबूत दिखना होता है। ये सुंजू की वॉर स्ट्रैटेजी है। सुंजू ग्रेट चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट, वॉर स्ट्रैटेजिस्ट। तो सुंजू की वॉर स्ट्रैटेजी है कि व्हेन यू आर वीक यू नीड टू अपीयर स्ट्रॉन्ग। जब आप कमज़ोर हों और उस टाइम में आप अपने अंदर बदलाव लाने लगें तो आप और कमज़ोर दिखते हैं। और शायद से ऐसा ही हुआ यूएसएसआर के साथ, जब यूएसएसआर इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर एंड अफगान क्राइसिस एंड ऑल, वैसे टाइम में इन्होंने दो रिफॉर्म्स लाए, ग्लासनोस्ट और प्रेस्ट्रोइका, अपने अंदर बदलाव लाए। दैट वाज ए क्लियर कट मैसेज टू द अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएसएसआर कि यूएसएसआर स्ट्रगल कर रहा है। और फिर धीरे धीरे एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया बाकी सारे मेंबर कंट्रीज़ के अंदर कि हमें अब यूएसएसआर से अलग होना है, वी वांट टू डिसइंटीग्रेट यूएसएसआर। और धीरे धीरे मैनी कंट्रीज़ हु वर पार्टिसिपेंट्स ऑफ यूएसएसआर दे स्टार्टेड टू मूव आउट ऑफ यूएसएसआर ग्रुपिंग, और धीरे धीरे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरह से 1991 तक। सो दिस इज़ हाउ यूएसएसआर में उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, प्रेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। दीज रिफॉर्म्स वर मोस्टली इन लाइन विद द वेस्टर्न इकोनॉमीज़। तो वेस्टर्न लीडर्स तो इसको तारीफ़ करेंगे ही। और धीरे धीरे इसी सब रिफॉर्म्स के कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। तो फिर वेस्टर्न थिंकर्स तो सपोर्ट करेंगे ही, प्रेज़ करेंगे ही गार्बाचोव को कि ही वाज प्रमोटर ऑफ पीस। लेकिन जो यूएसएसआर के लीडर्स हैं, स्पेशली रसिया के लीडर्स हैं, वो इनको कावर्ड कहेंगे कि आपसे संभला नहीं यूएसएसआर, यू शुड हैव बीन मोर, यू शुड हैव हैंडल द सिचुएशन विथ मोर हाई हैंडेडनेस। कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखिए 1956 में हंगरी के अंदर इसी तरीके का प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ था। 1968 में इसी तरीके का चेकोस्लोवाकिया में प्रोटेस्ट हुआ था प्रो डेमोक्रेसी। वहाँ पे यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सीधा सीधा बुलडोजर चलवा दिया था इस तरह की अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए। बट परहैप्स Mikhail Gorbachev was not that strong enough, and that is why he could not suppress these kind of pro-democratic reforms. Rather, under the pressure of such pro-democratic reforms, he went on to bring some administrative changes in the form of perestroika and glasnost that ultimately led to complete disintegration of USSR. तो इसीलिए यूएसएसआर के जो कुछ मेंबर लीडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, दे कंसिडर मिखाइल गॉर्बाचोव एज अ कावर्ड। उसमें मुझे लगता है, या फिर इन जनरल एक बिलीफ है, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बीबीसी का ये रिपोर्ट भी है कि रसिया इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉरो अबाउट और अनहैप्पी अबाउट डेथ ऑफ मिखाइल गॉर्बाचोव, रादर दे आर हैप्पी अबाउट दिस ही डाइड। और रशियंस लव टू हेट मिखाइल गॉर्बाचोव। इसी व्लादिमीर पुतिन और उनकी मौजूदा पॉलिसी को भी अगर आप समझिए, मौजूदा अप्रोच को समझिए फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, तो आपको समझ आएगा कि ही इज़ द वन who hated Mikhail Gorbachev's approach the maximum। क्योंकि जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, उस टाइम में व्लादिमीर पुतिन वाज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ केजीबी। केजीबी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रसिया, आई एम सो सॉरी। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रॉ है, केजीबी इसी तरीके से रसिया के लिए काम करते। तो उस टाइम में रसिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे व्लादिमीर पुतिन, एंड ऑफ कोर्स ही वाज अनहैप्पी विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, ही फेल्ट लाइक इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल सरेंडर ऑफ यूएसएसआर इन फ्रंट ऑफ यूएस। उसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे काम से रिज़ाइन कर दिया, एंड ही स्टार्टेड हिज ओन पॉलिटिकल करियर। और धीरे धीरे ही रोज टू द हाइएस्ट एकेलॉन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन रसिया, दैट यू ऑल नो। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है व्लादिमीर पुतिन की, उसका मेन गोल यही है कि जो रसिया का ग्लोरी था सोवियत एरा के टाइम में या कोल्ड वॉर के टाइम में, उसको रिवाइव किया जाए। और इसी कारण से व्लादिमीर पुतिन के अंडर रसिया को रिवाइवलिस्ट पावर कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ सीकिंग टू रिवाइव इटसेल्फ, रिडीम इटसेल्फ एंड रिगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी दैट वाज देयर इन द कोल्ड वॉर एरा, विच ही बिलीव्स वाज लॉस्ट ड्यू टू
वीक पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गार्बेचॉव इन द फॉर्म ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। तो वेस्टर्न थिंकर्स पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को सपोर्ट करेंगे कि अच्छी रिफॉर्म्स थी, धीरे धीरे वहाँ पे लिबर्टी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जबकि पुतिन सीज दिस एज अ वीक स्ट्रैटेजी। और यही कारण है कि पुतिन ब्लेम्स मिखाइल गॉर्बेचोव फॉर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। मौजूदा न्यूज़ भी यही है, देखिए यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट की डेथ हुई है एंड ही हैज़ बिन नोबेल प्राइज़ विनर ऑल्सो, नोबेल पीस प्राइज़ विनर ऑल्सो। तो इस हिसाब से तो उनको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए आफ्टर हिज डेथ, देयर शुड बी स्टेट फ्यूनरल एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है रसिया में। व्लादिमीर पुतिन हैज़ नॉट अलाउड स्टेट फ्यूनरल फॉर गॉर्बेचोव। होता है ना, जो बड़े डिप्लोमेट्स या स्टेट्समैन की जब डेथ होती है तो सारे जो तोपों की सलामी और रेस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा मिखाइल गॉर्बेचोव को। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन विल हिमसेल्फ नॉट अटेंड गॉर्बेचोव्स फ्यूनरल। So all this shows कि how much Russians hate Gorbachev and they believe that this perestroika and glasnost were the disastrous policy of Gorbachev which ultimately led to disintegration of USSR and ideological surrender of Russia and overall USSR in front of US, जिसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन गोल ये है कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उन पे स्पेसिफिकली काम किया जाए। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स का सीधा सीधा रिलेशन है विथ आवर पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। आपको पता है कि एचडीआई रैंकिंग हमारी तो अक्सर ख़राब ही रहती है। फॉर एग्जांपल इन 2020 इंडिया वाज रैंक्ड 131st आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन एचडीआई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हमारा परफॉर्मेंस ख़राब है तो फिर नीति आयोग ने प्रपोज किया कि क्यों ना हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे ये ह्यूमन इंडिकेटर सच में वर्स हैं और वहाँ पे हम लोग एक स्पेशलाइज तरीके से इन ह्यूमन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि एचडीआई रैंकिंग हमारी इम्प्रूव हो। इन जनरल काम करने से अच्छा है कि फोकस किया जाए वहाँ पे जहाँ पे एचडीआई इंडिकेटर सच में ख़राब है। तो पुअर एचडीआई इंडिकेटर्स के बेसिस पे 117 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। नाम दिया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बट दे आर एक्चुअली द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एज फार एज ह्यूमन इंडिकेटर्स आर कंसर्न। और फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ये 5 थीम एरियाज हैं जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब के बेसिस पे किसी भी जगह पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सब बेसिस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को स्कोर दिया गया है और इन सारे जो पैरामीटर्स हैं उसका भी अपना अपना वेटेज है। एजुकेशन का जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज है 30%, फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी 30%, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन का 20%। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये 6 एरियाज़ के बेसिस पे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और सारे एरियाज़ का अपना अपना वेटेज भी है। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह डेवलप आइडेंटिफाई किया गया और उन पे फिर इन 6 इंडिकेटर्स पे काम किया जा रहा है ताकि वहाँ पे ये 6 इंडिकेटर्स इंप्रूव हों और इंडिया की ओवरऑल एचडीआई रैंकिंग इंप्रूव हो। असम से अगर बात की जाए तो वी हैव 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट फ्रॉम असम। करंट न्यूज़ जो है वो काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड हरिद्वार सिटी ऑफ उत्तराखंड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। तो हरिद्वार दिखाया सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है, इसलिए इसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है बाय नीति आयोग। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑल्टरनेटिव टू शुगर xylitol। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ ये है कि आईआईटी गुवाहाटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस डेवलप कर लिया है अल्ट्रासाउंड की मदद से जिससे ज़्यादा आसानी से xylitol बन सकता है फ्रॉम शुगर केन बगास। तो इस टॉपिक को समझने से पहले इस डायग्राम को देखते हैं फिर समझेंगे। समझते हैं कि शुगर कैसे बनता है, चीनी बनता कैसे है
और फिर समझेंगे कि ये जाइलिटॉल कैसे बनता है और ये है क्या। तो देखिए, शुगर केन, गन्ना आप सब तो जानती हैं, गन्ने की ऐसे मिलिंग कर दी, मिलिंग करके बगास को अलग कर लिया। ऐसे बगास आपने देखा होगा गन्ने जूस पीते टाइम में, मतलब उसका जो स्ट्रॉ वाला पार्ट है, जो ड्राइड पार्ट है, और जूस अलग कर दिया। बगास को कैसा है, कम्बस्टर में भेज करके उसको बर्न करके एनर्जी निकाली जा सकती है, तो ये यूज होता है बगास का। जबकि जूस का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हीट करके, जो शुगर का जूस है उसको हीट करके फिर उसको फास्ट सर्कुलेट करके हम लोग क्रिस्टलाइज करके इसे शुगर बना सकते हैं। वो एग्जैक्ट प्रोसेस आपको समझने की ज़रूरत नहीं कि कैसे सर्कुलेट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। मुद्दा ये है कि जूस को फिर हीट करके फिर धीरे धीरे हम लोग कूल करने के लिए अलाउ करते हैं, तो उससे धीरे धीरे फिर ये शुगर बन सकता है इस तरीके से। और वही जूस का अगर हम फर्मेंटेशन कर दें ईस्ट की मदद से, ईस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हेल्प इन फर्मेंटेशन, तो ईस्ट की मदद से अगर फर्मेंटेशन कर दें और उसके बाद डिस्टिलेशन करें तो फिर अलग अलग तरह का बायो इथेनॉल बन सकता है, जिसमें से एक बायो इथेनॉल है जाइलिटॉल। और जाइलिटॉल की खासियत ये है कि इसके अंदर भी वैसी ही मिठास होगी जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है, शुगर के अंदर मिठास होती है, लेकिन फिर भी इससे जो 40% इसके अंदर कैलोरीज कम होता है, जिस कारण से डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स को जाइलिटॉल खाने से कम नुकसान होता है, जबकि शुगर खाने से ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज कैलोरीज आर लेस एंड ओवरऑल इंसुलिन जो है वो एकाएक से जो पीक करता है शुगर लेने से उतना पीक नहीं करेगा ये जाइलिटॉल लेने से, विच इज़ ए काइंड ऑफ एथेनॉल। अब मुद्दा ये है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जूस से फर्मेंटेशन प्रोसेस करके जाइलिटॉल बनाने का, ये प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा कई दफ़ा बहुत सारा केमिकल वेस्टेज होता है। तो मुद्दा ये है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वाज क्वाइट डिफिकल्ट अर्लियर, देयर वर मेनी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज टाइम लैग। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने अल्ट्रासाउंड की मदद से कुछ एक ऐसा नया मेथड निकाल लिया है फर्मेंटेशन का, जिससे ये जाइलिटॉल आराम से बनाया जा सकता है फ्रॉम द शुगर केन जूस। तो पहले लगभग 48 घंटे लगते थे, उस टाइम को घटा करके 15 घंटे में किया जा सकता है विद द न्यू मेथड डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स थ्रू दिस अल्ट्रासोनिक मेथड। उसके अलावा जो जाइलिटॉल का यील्ड है या प्रोडक्शन है वो भी लगभग 20% तक बढ़ जाएगा विद हेल्प ऑफ दिस न्यू मेथड दैट हैज़ बीन फाउंड बाय आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट cruel treatment to animals, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. It is also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. करंट न्यूज़ ये है कि हमारे स्टेट आसाम से एक एलिफेंट जॉयमाला को तमिलनाडु ले गया गया। वहाँ के तमिलनाडु टेम्पल्स में इस जॉयमाला के साथ वहाँ के महावत्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन या आपका ये क्रूअल ट्रीटमेंट किया। इस तरह के वीडियोज़ निकल कर के सामने आए कि द जॉयमाला एलिफेंट वॉज बीटेन एंड अब्यूज्ड बाय द महावत्स ऑफ द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। फिर इसके ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की एंड देन असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक जॉयमाला एंड 8 अदर एलिफेंट्स बैक फ्रॉम तमिलनाडु टेम्पल्स टू असम। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा सामने आया था इस एलिफेंट के अब्यूज़ का एंड हरासमेंट का, दैट केम बिकॉज ऑफ अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पेटा इंडिया। तो पेटा का जो इंडिया ग्रुप है उसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसके बेसिस पे फिर ये सारी जो अब्यूज़ के केसेस हैं वो सामने आए, क्रूअलिटी के केसेस सामने आए। तो पेटा क्या है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो अमेरिका बेस्ड है। उसका इंडिया वाला विंग पेटा इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद ये क्रूअलिटी का केस सामने आया था। तो पेटा का काम ही है इट रेजेस वॉइस अगेंस्ट क्रूअल ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनिमल्स वर्ल्ड वाइड। अब ज़रा हमारे देश में क्या कानूनी नियम है, क्या कानून है, लॉ है एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूअलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उनको भी एक बार ज़रा देखते हैं। तो आईपीसी के अंदर देयर इज सेक्शन 428 एंड 429 दैट डिक्लेयर्स इट इलीगल टू मेम कॉज इंजरी टू एनी एनिमल। तो किसी एनिमल को अननेसेसरी इंजरी करना, मारना, पीटना, पॉइजन करना, ये सब क्रूअलिटी की तरह गिना जाएगा और उसमें सज़ा भी हो सकती है एज पर आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429। उसके अलावा एक कानून भी हमारे देश में क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसके अंतर्गत देयर शुड बी एन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा
cruelty to animals like beating, kicking, overriding, overloading, torturing, unnecessary pain will be considered as a criminal offense as per this Cruelty to Animal Act 1960. तो ये तो बात हो गई, ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है पेटा। फिर स्टैचूटरी प्रोविजंस हैं, कुछ कानूनी प्रोविजंस हैं हमारे देश में, कानून बना करके एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएलिटी या टॉर्चर को प्रोहिबिट करने के लिए स्टेप्स लिए गए। उसके अलावा हमारे संविधान में भी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 51A दैट डील्स विथ आवर फंडामेंटल ड्यूटी, वो ये कहता है कि इट शुड बी आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू हैव कॉम्पैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो कभी मान लीजिए कि ऐसे एनिमल्स के टॉर्चर वगैरह पे एथिक्स में सवाल आ जाए कि, और या केस स्टडी भी आ सकता है कि आप यहाँ के डीसी हैं, आपको एक ऐसी खबर मिलती है कि लोग जो हैं जानवरों को अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो उसमें तमाम जो एक्शंस लिखेंगे उसमें आप लिखते हैं कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स, तो उसमें आप ये भी लिखेंगे कि इट इज़ वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू ट्रीट ऑल द एनिमल्स अराउंड अस विथ कॉम्पैशन। उसके अलावा एथिक्स में एक और कॉन्सेप्ट आप इस टॉपिक से डिराइव कर सकते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोक्रेसी। तो हम लोग दुनिया भर में अभी भी डेमोक्रेसी को बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर के भी कुछ थिंकर्स ने सवाल उठाए हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, टू हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग वाइल कीपिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन माइंड। डेमोज मतलब होता है पीपल, तो कीपिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन माइंड इज डेमोक्रेसी। बट देयर शुड बी अ वाइडर अप्रोच ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पे सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट नहीं जबकि आसपास में सारे लिविंग क्रीचर्स का भी इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए पब्लिक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिसको नाम दिया जा रहा है बायोक्रेसी। सो द टर्म बायोक्रेसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनॉन। अब ये नाम भी याद मत करो, लेकिन बायोक्रेसी का कॉन्सेप्ट याद करो आप। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का ये जब आप कोट पढ़ोगे तो आप इसको बायोक्रेसी से सीधा सीधा रिलेट कर पाओगे, पर आप ही ऑल्सो हिंटेड टुवर्ड्स बायोक्रेसी। और टास्क मस्ट बी टू फ्री आवर सेल्फ बाई वाइडनिंग आवर सर्कल ऑफ कंपैशन। तो सिर्फ जब भी हम कानून बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो सिर्फ अपने बारे में, इंसानों के बारे में मत सोचिए, इनलार्ज द सर्कल ऑफ कंपैशन and think about the creatures around you also, and that is how you will move from democracy to biocracy, which is a relatively modern concept which guides us towards more compassion. और फ्यूचर में अगर हम बायोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं तो वी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैटेस्ट्रॉफीज लाइक कोविड-19 का जो पूरा का पूरा कैटेस्ट्रॉफी शुरुआत हुआ है, दैट यू ऑल नो, इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ एनिमल मार्केट। वहाँ पे एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी हो रही थी और एनिमल से फिर वो जो ये पूरा का पूरा वायरस इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हुआ है। अगर इस तरह की क्रूएलिटीज़ को हम प्रिवेंट कर पाएँ और एनिमल्स को लेकर के हम एक कंपैशनेट अप्रोच लें तो शायद से इस तरह के कैटेस्ट्रॉफी से हम लोग फ्यूचर में बच भी सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, इस टॉपिक के बेसिस पे आप एथिक्स में कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोक्रेसी। उसके अलावा कुछ बातें याद रखना आप कि एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी या इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स लिए गए हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लें। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 50% ऑफ द सीट्स मस्ट बी रिजर्व, दिस इज रॉन्ग। 33% मस्ट बी रिजर्व, 1/3 मस्ट बी रिजर्व। वेल, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज 108th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में 1/3 सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी रिजर्व, नॉट इन राज्यसभा। And second, UNCTAD, it publishes World Economic Situation Prospect Report. It is not a specialized agency of United Nations, so the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.